जोहार, नमस्कार। कोरोना, कोविड-19, अब तो इतने सारे नाम हैं उसके वेरिएंट्स के कि नाम भी याद रखना बहुत मुश्किल है। यह डरा भी रहा है और यह हमें स्वास्थ्य के प्रति सतर्क भी कर रहा है। पूरा मेडिकल सिस्टम और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कोरोना को रोकने में सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट्स भी कोरोना को कैसे रोका जाए और कोरोना से कैजुअलिटी को कम से कम बचाया जाए, कोरोना से तबाही को कम से कम बचाया जाए। यह सिर्फ अपने मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में हर मुल्क अपने अपने तय प्रयास कर रहे हैं। और पता नहीं ये कौन सा वायरस है कि लगातार अपना स्वरूप बदल रहा है। हनुमान चालीसा में हम लोगों ने पढ़ा था कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जैसे जैसे सुरसा का मुंह फटता था वैसे वैसे बजरंगबली का वो बढ़ता चला जाता था। तो ये जो है कोरोना रूप लगातार बदलता जा रहा है और कब तक दुनिया डरती रहेगी। पूरी दुनिया थम जाती है, पूरी आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था चरमरा जाती है। आज बीच बहस में हम लोग इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर निजात मिलने की कोई गुंजाइश है और सतर्क रहने में क्या क्या सतर्कता बरतनी चाहिए कि कम से कम सिविरिटी हो, कम से कम लोगों को इसका असर पड़े, कम से कम लोगों को यह बीमारी हो। हमारे साथ विशेषज्ञ हैं, उनके साथ बात करेंगे और ये जो कहें उनको गौर से सुनिए और सिर्फ सुनिए नहीं, गुनिए भी। इसलिए कि सुन करके दो कान शायद भगवान ने इसीलिए दिया है, माना जाता है कि एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिए। नहीं, इस पर विचार करिए कि डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट हैं जिन्होंने देखा है, भोगा है और उन पेशेंट्स के साथ जो मौत से जूझ रहे थे उनके साथ हॉस्पिटल में थे। इसलिए जरूरी है कि आप उसको सुनिए भी और गुनिए भी। हमारे साथ हैं मयूरी भट्टाचार्य जो सीसीएल हॉस्पिटल गांधीनगर में सीएमओ हैं और आई स्पेशलिस्ट हैं। आपका स्वागत है। हमारे साथ है डॉक्टर निशीत जो लंग्स स्पेशलिस्ट हैं, आप लोगों के साथ कई बार रूबरू हो चुके हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ हैं अखिलेश कुमार मिश्रा जी जो डीएवी स्कूल में शिक्षक हैं। स्कूल्स के बारे में ही, बच्चों के बारे में ही लेकर के सबसे ज़्यादा चर्चा है, तो उनसे भी चर्चा करेंगे वो लोग क्या प्रिकॉशन बरत रहे हैं। तो परिचय तो हो गया। परिचय के दौर के बाद में चूंकि फेफड़े पर सबसे ज़्यादा प्रभाव है इसीलिए मैं शुरू करता हूँ डॉक्टर निशीत से ही। ये बताएं कि कोरोना का जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के पहले भी या जहाँ ओमिक्रॉन नहीं है, रोज़ आप अखबार देखिए, मीडिया देखिए तो रोज़ कुछ न कुछ आंकड़े कि आज 8,000, आज 6,000, आज 7,000, इतनी कैजुअलिटी, इतनी कैजुअलिटी। ये दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोविड-19 जो है ये बहुत तेज़ी के साथ म्यूटेट करता जा रहा है। अल्फ़ा वेरिएंट के बारे में हमने जाना है, बीटा वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट है, इसके अलावा और भी कई सारे वेरिएंट हैं। अभी जो सेकेंड वेव आया था जिसमें हम सारे लोगों ने अपने किसी न किसी नियर और डियर वंस को हम लोगों ने खोया है, अपने मित्रों को खोया है, रिलेटिव्स को खोया है, किसी जान पहचान वालों को खोया है, वो उसके लिए मुख्य रूप से इंडिया में डेल्टा वेरिएंट जो था उसके कारण हो रहा था प्रॉब्लम। ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट है, ये म्यूटेशन के कारण नए नए वेरिएंट होते हैं। तो सबसे पहले ओमिक्रॉन जो है इसे साउथ अफ्रीका में 24 नवंबर को डिटेक्ट किया गया था और WHO को वहाँ के साइंटिस्ट ने अवगत कराया था। 25 नवंबर को WHO ने ही इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न, यानी कि इसे एक ऐसा वेरिएंट जिसके लिए चिंता करनी चाहिए, प्लस रिस्ट्रिक्शंस ये सब लगाना चाहिए और गवर्नमेंट्स को इसके बारे में सोचना चाहिए, इसे बताया था इसके बारे में। अभी तक अगर आप देखें तो 50 से अधिक देशों में ये आपका ओमिक्रॉन जो है फैल चुका है। उसमें से US हो गया, इजराइल हो गया, इंडिया में भी केसेस आ रहे हैं, प्लस अफ्रीका के बहुत सारे नेशंस हैं, बोत्सवाना है, ऑस्ट्रेलिया में भी ये काफ़ी इन्फेक्शन इसके कारण देखा जा रहा है। इंडिया में आज टोटल 33 केसेस हैं। अभी जस्ट एक केस जो है दिल्ली में डिटेक्ट हुआ है, 33 केसेस डिटेक्ट हो चुके हैं। चूंकि ये जस्ट 24 नवंबर को पहली बार इसे देखा गया है और अभी एक महीना भी नहीं हुआ है, तो अभी भी बहुत सारे डेटा एनालाइज करने बाकी हैं, बहुत सारे केसेस के बारे में बाकी हैं। बट जो इनिशियल डेटा हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है ये बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज नहीं फॉर्म करता है। अगर आप देखें डेल्टा में, डेल्टा वेरिएंट के कारण जितनी मोर्टेलिटी होती थी, जितने ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन रेट थे, उनके कंपैरिजन में जितने भी लोग जो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से ग्रसित हैं उनमें मोर्टेलिटी और हॉस्पिटलाइजेशन रेट काफ़ी कम देखा गया है और एक तरह से नॉर्मल फ्लू के तरह इसके सिम्टम्स होते हैं जिससे आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, जो भी नॉर्मल सर्दी खांसी होती है, और
पेशेंट्स ठीक हो जा रहे हैं। तो ये हो गई ओमिक्रॉन के बारे में। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रॉब्लम क्या है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो भी है, इसके इन्फेक्शन रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अधिक है। मतलब कंपेयर टू बाकी जितने भी वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट या उसके पहले अल्फा बीटा वेरिएंट जो थे, इसकी इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है। यानी कि एक लोग से दूसरे लोगों में फैलने की जो इसकी क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं पे एक चिंता का भी विषय है, क्योंकि इंडिया में जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ है, हम लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी बहुत अच्छी तरह से उसको नहीं निभाते हैं। अभी देखिए, अभी फेस्टिवल का समय था, अब फिर शादी ब्याह का माहौल है, एक तरह से सारी जगह रिस्ट्रिक्शन आखिर कब तक रहे, हम आते हैं रिस्ट्रिक्शन पर आते हैं थोड़ा सा। एक तो आप ड्यूटी में भी थी, कोरोना ड्यूटी में, और वो क्या नाम है, आई स्पेशलिस्ट हैं, तो जो ब्लैक फंगस आया, तो ब्लैक फंगस में आप लोगों ने क्या पाया, क्या देखा? और ओमिक्रॉन जो आ रहा है, जैसा कि डॉक्टर निशित कह रहे हैं कि नहीं उतनी सिविरिटी नहीं है, तो उसमें कोई संभावना बनती है क्या फिर ब्लैक फंगस के लौटने की, या ब्लैक फंगस था कि जो स्ट्रेड चलाए गए थे उसकी वजह से ब्लैक फंगस था, क्या था? एक्चुअली ब्लैक फंगस जो है म्यूकोरमाइकोसिस, ये बहुत पहले भी था, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नया कोई चीज है जी। लेकिन पहले बहुत रेयरली देखा जाता था। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स, जो कैंसर पेशेंट्स होते थे, किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, या प्रोलॉन्ग इलनेस बहुत दिन से भुगत रहे हैं कोई पेशेंट, इन लोगों में देखा जाता था वेरी रेयरली। लेकिन ये सेकेंड वेव के बाद अचानक हम लोग एक बूम देखे ब्लैक फंगस का। इसमें बूम था कि बूम मीडिया ने दिखाया, ये सवाल नहीं, है। पहले से तो नो डाउट इसमें इंक्रीज था। उसका मेजर कारण है कोरोना के कारण ही था या दूसरे सारे फैक्टर थे जिसकी वजह से? कोरोना भी एक बड़ा फैक्टर था, क्योंकि ये कोरोना भी ऐसा डिजीज है जो इम्यूनिटी घटाता है पेशेंट का, ठीक है। लंग्स में मेनली फर्स्ट ऑर्गन जो अफेक्टेड होता है लंग्स में होता है, तो ऑक्सीजन लेने का कैपेसिटी कम हो जाता है, पेशेंट का इम्यूनिटी कम हो जाता है। उसके ऊपर जो लोग अनकंट्रोल डायबिटीज, उनके साथ साथ कोमॉर्बिडिटी हम लोग बोलते हैं, साथ साथ डायबिटीज जो अनकंट्रोल था, मतलब उसको कंट्रोल नहीं प्रॉपर्ली किया गया। ऐसे भी जिन लोगों को, बहुत लोगों का डायबिटीज नहीं है, कोरोना की वजह से भी डायबिटीज देखा गया ये। और थर्ड था जिन लोगों को कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया गया। ये देखा गया है, ये तीन कॉम्बिनेशन इन पेशेंट्स का, तीनों का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं देखा गया है। तो इसमें ये तो काफी सीरियस एक इश्यू था। और डायबिटीज ऐसे ही, इंडिया एक डायबिटीज कैपिटल बोला जाता है, डायबिटीज ऐसे ही ज्यादा है हम लोग के पॉपुलेशन में। उसके ऊपर कोरोना आ गया था, और फिर जो पेशेंट्स लोग वेरी सीरियस थे, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, उनको स्टेरॉइड पड़ा, ठीक है। कुछ लोग ओवर द काउंटर भी स्टेरॉइड्स लिए, अपने से स्टेरॉइड्स लिए, तो उसका जैसे हम लोग रूटीनली टेपर किया जाता है, उसका एक नियम होता है स्टेरॉइड्स लेने का, वो सब नहीं किया गया। स्टेरॉइड की वजह से भी ब्लड शुगर और भागा ऊपर, तो इम्यूनिटी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज जिन लोग को ज्यादा हुआ उन्हीं को देखा गया है ये ब्लैक फंगस। इसमें अभी आपका हॉस्पिटल तो पूरा का पूरा डेडिकेटेड था, तो आपके यहाँ भी ब्लैक फंगस का केस आया? एकदम आया था, 2-3, लेकिन उसमें एक तो फैटल था एकदम, कुछ दिन में, हमने 1-2 दिन में ही उनका डेथ हो गया था। तो मल्टी ऑर्गन फेलियर था क्या उनका? हम थोड़ा सिम्टम्स के बारे में बोल दें क्या? तो वही मेनली सबसे इम्पोर्टेंट आई का जो सिम्टम है कि डिमिनिशन ऑफ विजन, रोशनी का कम होते जाना, कहीं कम होना। माने किसी को भी कोरोना हुआ है उसके बाद माने रोशनी का थोड़ा सा भी इधर उधर होने से यू हैव टू रिपोर्ट करना है डॉक्टर के पास। फिर उसके बाद तो बहुत सारा चीज है, वो आंख फूलने लगता है, स्वेलिंग होता है, फेस भी एक साइड जनरली स्वेलिंग होता है, ब्लूइश ब्लैक एक ऐसा पैच टाइप का होता है। वो सब एक जो एडवांस डिजीज भारत में जो प्रॉब्लम है वो हर घर में हर डॉक्टर है, सब लोग डॉक्टर ही डॉक्टर है, यहाँ सब ज्ञानी है। फिर ये बहुत मुश्किल की बात है, तो शुरू में वो ट्रीटमेंट वो अपने शुरू कर देते हैं। तो आप सीधे ये बताइए कि अगर इस तरह का सिम्टम होता है तो इमीडिएट डॉक्टर से मिले ही। हम खाली कोरोना ही नहीं बोलेंगे, ऐसे भी नहीं, आम जनता भी, आंख का अचानक रोशनी कम हो जाना, अचानक से एक आंख बंद करके दूसरे आंख, ऐसे हम लोग देखते भी रहते हैं, देखते रहना भी चाहिए। कभी अचानक से रोशनी का थोड़ा सा भी कम हो जाना, इमीडिएट रिपोर्ट करना है आई स्पेशलिस्ट को, क्योंकि बहुत कारण हो सकता है। और ये तो एक बहुत माने जानलेवा कारण है, खाली आंख लेवा नहीं, जानलेवा भी ब्लैक फंगस। हाँ, ये मिश्रा जी, आप फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में और
थर्ड फेज की आशंकाओं के बीच स्कूल चलाते रहे, बीच बीच में खोलते रहे, बंद करते रहे। अभी जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के मुताबिक पूरा का पूरा स्कूल उड़ीसा में A to Z महाराष्ट्र में ये हो जा रहा है। जी। तो आप लोग क्या सावधानियां बरतते रहे हैं, और अभी ओमिक्रॉन की जो आशंका है या बाकी जो सारी चीजें चल रही हैं उसमें क्या सावधानी आप लोग बरत रहे हैं, अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी, स्टाफ के लिए भी क्या सावधानी बरत रहे हैं? सबसे पहले वैदिक 2 पंक्तियों से मैं शुरू करूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। जी। सबसे पहली बात यह है सर कि हम लोगों ने अभिभावकों से राय ली, स्कूल प्रशासन ने, कि इस पोजीशन में जहां पे गवर्नमेंट की एडवाइजरी आ रही है कि इस क्षमता से आप स्कूल खोल सकते हैं 50% या जो भी, उसमें भी सर हम लोगों ने अभिभावकों से एक राय ली, एक कमेटी बना करके या वर्चुअल। तो हमको लगता है 50% से अधिक अभिभावकों ने मना किया कि अभी सर बच्चों को जाना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि सारे बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हैं। तो टीचर तो लगभग सारे सर डबल डोज ले चुके, हमारे जितने भी 4th ग्रेड बच्चे तो वैक्सीनेटेड नहीं है, इसलिए कि 18 बिलो 18 होना नहीं है। जी। तो इसलिए वो मना भी कर रहे थे। तो जिनकी इच्छा थी कि मेरे बच्चे जाएंगे, ऑटो से जाएंगे, मैं ड्रॉप करूंगा, तो 50% से कम आबादी अभी स्कूल में है। फिर भी स्कूल जो बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं, हर फ्लोर पे हमारे यहाँ सैनिटाइजर की व्यवस्था है। बाथरूम से लेकर के पूरी सफाई दिन भर में 5 बार 6 बार जितनी भी हो सकती है, नीट एंड क्लीन व्यवस्था की गई है। और बच्चों को निर्देश दिया हुआ है कि यदि आप लंच बॉक्स लाते हैं, ऐसे मना नहीं कर सकते, बच्चे भूखे 5 घंटा बैठेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, तो आप सेपरेट अपना लंच बॉक्स करें। और लंच आवर में हमारे टीचर क्लासरूम में ही रहते हैं। जब बच्चे लंच ओवर हो जाता है उनका, दूसरे टीचर आते हैं, लंच शेयर नहीं करें, नहीं शेयर नहीं करेंगे, इसलिए ड्यूटी लग गई है कि टीचर सामने बैठे। उसके बाद ये सलाह दी गई है कि घर से भी बच्चे अपना सैनिटाइजर, सॉप, लिक्विड जो भी हो पूरी व्यवस्था के साथ आएं, जितना पेरेंट्स ने प्रोवाइड किया है। लापरवाही नहीं बरतें। इवन कि क्लासरूम से लेके बाथरूम तक जाने तक के लिए जो हमारे कर्मचारी अभी बैठे हुए हैं, बस ड्राइवर हैं, खलासी हैं, बहुत सारे स्टाफ बैठे हुए हैं, तो उनको लगा दिया गया है सर कि वो एस्कॉर्ट करें और बच्चों को वहां तक ले जाएं। जितनी सावधानी हो सकती है उससे बेहतर हमने अपने विद्यालयों में कर रखी है, और उसी में जिन माता पिता की सहमति है वैसे बच्चे आ रहे हैं सर। एक सवाल और बनता है जी। कि इन सावधानियों के बीच पहले और दूसरे वेव में जो लोग आए, जितने दिन स्कूल खुला, उसमें कुछ बच्चे बीमार पड़े क्या, सिम्टम्स आए क्या, घर के लोगों ने कंप्लेन किया कुछ? 1 2 3 4 5 आप ग्रुप के बारे में, आपके स्कूल के बारे बात नहीं कर रहा, मैं पूरे ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। जैसे अभी हमारे यहाँ बोर्ड का एग्जाम चल रहा है 10-12 का, तो OMR सीट पे बच्चे एग्जाम दे, 1.5 घंटे 90 मिनट का एग्जाम है। तो किसी बच्चे को एक बार क्लास में, मैं भी ड्यूटी में था, तो वोमिटिंग हुआ। तो थोड़ी सी डर होना स्वाभाविक है, क्योंकि और बच्चे डर जाते हैं। तो उनको, उस बच्चे को मैंने पहले रूम से बाहर किया, उसको थोड़ा फ्रेश किया जगह को, और पेरेंट्स से उनकी फोन में बात हुई, बोले कि नहीं सर इसको ठंड लगी, रात में कहीं पार्टी वगैरह में खाना खाया। तो सिम्टम तो हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन पेरेंट्स ने कहा, फिर उसे अलग बैठा करके एग्जाम लिए। फिर वो बच्चा दूसरे दिन जब आया तो फिर एग्जाम दिया, वो ठीक ठाक था। लेकिन अभिभावकों की ओर से कोई शिकायत ऐसा नहीं मिला अभी तक कि मेरा बच्चा इस तरह के सिम्टम्स। मैंने फर्स्ट सेकंड वेव किसी में नहीं? जी नहीं, अभी तक तो नहीं आया सर, आज तक। डॉक्टर निश्चित से मैं आपके लिए भी और पूरे स्कूल्स के लिए, गार्जियंस के लिए, पब्लिक के लिए, दर्शकों के लिए मैं लूंगा सेशन। एक चीज और हम जानना चाहते हैं कि आप जो सावधानियां बरतते हैं, आपसे थोड़ा ये, आप जो सावधानियां बरतते हैं, इन सावधानियों के बीच आपके घर में, आपके स्कूल्स में फर्स्ट फेज सेकेंड फेज में लोग प्रभावित रहे क्या? टीचर के? जी, ये जो 2020 का जो अप्रैल वाला वेव था, मार्च अप्रैल वाला, उसमें सर हुआ क्या कि प्रैक्टिकल चल रहा था पहले वाले में, फर्स्ट फेज में। इस बार सर सेकेंड पेज जिसमें ज्यादा लोग हताहत हुआ, उसमें 12 का बोर्ड का प्रैक्टिकल चल रहा था। तो जो प्रिकॉशंस होते हैं उसके अंदर हमने प्रैक्टिकल हम सभी ने लिया टीचर, लेकिन उसमें कोई बच्चा कहीं से ग्रसित था, लेकिन उसको खुद महसूस नहीं था। ठीक। हमको लगता है कि उसके माध्यम से
कुछ टीचर एक दूसरे के संपर्क में आए और कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम की सेंटर भी थी जिसमें हम लोग ड्यूटी किए हुए थे। तो लगभग 20 से 22 शिक्षक हमारे प्रभावित हुए और बहुत लोग बुरी तरह प्रभावित हुए। जैसा कि मैडम ने कहा कि अपने मन से दवा ले लेना, कुछ ऐसा भी कर रहे थे कि किसी ने कह दिया, जो भुक्तभोगी था उसने कह दिया कि मैंने ये लिया, लेकिन आपका बॉडी उस दवा के लिए अलाउ करता है कि नहीं? नहीं, एक तो प्रोटोकॉल भी जारी हुआ था कि ये सब दवाएं ले लें, जी, इतना जी, फायदा करेगा नहीं खड़ा ऐसा भी चला था। तो दवाइयों की भंडार से घर में लग गई, लोग एक्स्ट्रा रखने लगे कि अभी मैं बीमार पड़ा हूँ, हो सकता है ब्लैक में बिकने लगा पैरासीटामोल और एजिथ्रोमाइसिन। तो एजिथ्रोमाइसिन बाजार से गायब हो गया, बहुत दिक्कत हुई। बाद में पता चला कि एजिथ्रोमाइसिन की जरूरत नहीं थी, सिर्फ बुखार घटाना था। जी, तो इसमें सर हमने अपने विद्यालय के 1-2 स्टाफ भी खोए, बहुत ज्यादा ग्रसित हो गए। अब देखिए, एक नई चीज इन्होंने बताई डॉक्टर निशीत ने, वो नई चीज ये है कि इसमें कोई ऐसा सिम्टम नहीं आ रहा है। जी, यह मौसम सर्दी खांसी का है, मौसम बदलता है तब भी, और कोल्ड में तो सर्दी खांसी हो ही जाती है। पार्टी खाने जाएंगे तब भी, खाली सिर चले गए तब भी होगा। सर में कुछ बांध के नहीं सोया तब भी। क्या कारण होगा सर्दी खांसी का और उसमें क्या हो सकता नहीं हो सकता, थोड़ा आप बताएं। इसलिए कि जिस मौसम में हम लोग गुजर रहे हैं, एक तो वेव था कि ये, उस वेव के बाद हम लोगों ने मौसम परिवर्तन देखा, उसमें गर्मी और सर्दी में थोड़ी बहुत जुकाम के केसेस आते थे। आप कह रहे कि जुकाम का ही सिम्टम होगा। अभी जाड़े में बहुत सारे लोगों को जुकाम होने वाला है, तमाम सावधानियों के बावजूद। ठंडा सबके घर में गीजर तो है नहीं, खास करके बच्चों के ख्याल से हम ये कह रहे हैं। स्कूल गए हैं जी, एग्जाम्स हो रहे हैं, तो इसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और किस तरह के सिम्टम में तुरंत डॉक्टर संपर्क करना चाहिए? देखिए, इसमें क्या है, ये फ्लू सीजन भी है। कोविड जिस तरह का सिम्टम है उसे हम लोग इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस बोलते हैं, ILI बोलते हैं। इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस में आपका नॉर्मल जो सर्दी खांसी होता है, गला में दर्द होना, सोर थ्रोट हो गया, ये सारे सिम्टम्स, बुखार आना, कमजोरी लगना, बदन में दर्द होना, ये सारे सिम्टम्स जो हैं आपके नॉर्मल जो वायरल इलनेस होते हैं, इन्फ्लुएंजा, ये सब उसमें भी ऐसा ही देखा जाता है। कोविड भी जो है, और खासकर अभी जितने भी नए वेरिएंट आ रहे हैं उसमें भी सटल चेंजेस सिम्टम्स होते हैं, और प्लस जो नॉर्मल भी कोविड जो चल रहा है उसके भी सिम्टम्स इसी तरीके के होते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अभी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आज से 6 महीने पहले था। तो अभी भी आपको उतनी ही सावधानी बरतनी है, अभी भी मास्क का प्रयोग करना है, अभी भी आपको भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचना है, अभी भी आपको बड़े बुजुर्ग जो भी हैं उनको कोशिश करना है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, घर पे ही रहें, अभी भी जहां भी मौका मिले वहां पे हाथ धोना है। तो ये सारी ट्रैवल कम से कम करें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में कम से कम जाएं। तो ये सारा जो भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर था, जिसके बारे में प्रिंसिपल साहब भी अभी बता रहे थे कि क्या क्या सावधानी बरतते हैं स्कूल में, ये सारी चीजें अभी भी बहुत जरूरी है, अभी भी इनको फॉलो करना जरूरी है। जहां तक सिम्टम्स की बात बची, किसी भी व्यक्ति को अगर थोड़ा भी अब तो ऐसा भी नहीं है कि ट्रैवल करके आए हों और तभी सिम्टम डेवलप हो तभी नोटिफाई करना है या उसके प्रति सजग होना है। इस तरह से फैला हुआ है कि एक तरह से आप देखें कि कोविड के साथ ही अब जीना मजबूरी हो गई है, इसमें कोई और इसमें उपाय नहीं है, खत्म होता हुआ दिख नहीं रहा है, दिन प्रतिदिन नए नए वेरिएंट आते ही जाएंगे। तो इसमें एक तरह से ये बहुत जरूरी हो गया है कि आप सावधानी बरतें। थोड़ा सा भी अगर किसी को भी, बच्चे को या बड़े बुजुर्ग को या घर में किसी को भी, आपको भी अगर सर्दी खांसी होती है, बुखार आता है, तो उसको इस तरह से नहीं ट्रीट करें कि जैसे नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है। डॉक्टर के पास जाएं, जरूरी हो तो टेस्ट कराएं, और अगर कोविड निकलता है तो अपने आप को दूर कर लें। और यहाँ तक कि अगर कोविड का टेस्ट कराने में देरी भी होती है और अगर सर्दी खांसी डेवलप होता है तो अपने आप को तुरंत अपने परिवार के अन्य लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने वर्क प्लेस से अपने आप को अलग कर लें, आइसोलेट कर लें। ये बहुत ही जरूरी है। आप लोग अपने हॉस्पिटल में क्या सावधानी बरत रही हैं? मेहुरी जी, आप अपने हॉस्पिटल में क्या सावधानी बरत रही हैं? और पेशेंट्स जो आ रहे हैं, इसलिए कि आपका हैजार्ड्स वाला काम ही है, कोलियरी का इलाका है, कोलियरी से उसी तरह के पेशेंट्स आते हैं, आप लोग क्या सावधानी बरत रही हैं और अपने पेशेंट्स को क्या एडवाइस देती हैं? अभी तो आपके यहाँ कोई केस नहीं है हॉस्पिटल में, मेन सेंट्रल हॉस्पिटल में तो कोई केस नहीं है, रिपोर्टेड भी नहीं है कहीं केस आपके पूरे CCL में कहीं रिपोर्टेड नहीं? हमारे नहीं, एक एम्प्लॉय अभी ट्रैवल करके आए हैं, वो घर में आइसोलेटेड हैं, उनको पॉजिटिव हुआ है, कोविड पॉजिटिव है, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग तो हुआ नहीं है, तो ओमिक्रॉन है कि नहीं पता नहीं है। बट विदेश से आए हैं क्या वो? नहीं, लोकल डोमेस्टिक ही ट्रैवल किए, डोमेस्टिक में गुंजाइश, लेकिन आने के बाद सर्दी खांसी, जैसे डॉक्टर साहब बोले, नॉर्मल सर्दी खांसी ऐसे ही सोच के वो 1-2 दिन आए भी हॉस्पिटल में, फिर तो पॉजिटिव निकले, तो अभी आइसोलेट किए हुए। उनका हालांकि सिम्टम्स कम है, शी इज फाइन, आइसोलेट करके। हम लोग जो अभी कर रहे हैं वो एकदम स्ट्रिक्टली नो मास्क,
नो सीइंग पेशेंट्स, वो सब कोई मास्क पहन के आ रहे हैं। और हम लोग ओपीडी में हम लोग नेचुरली जितना हो सके डबल मास्किंग कर रहे हैं, फेशियल भी यूज कर रहे हैं। अभी फिर से फेशियल बीच में उतर गया था सबका, फिर अभी शुरू हो गया वो यूज करना, क्योंकि हर एक व्यक्ति को तो आप टेस्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन जो भी थोड़ा सा सर्दी खांसी है किसी को, आपको मन में सोच लेना है कि कोविड है, तभी आप उससे थोड़ा सा दूरी, लेकिन डॉक्टर्स तो दूरी नहीं, अपने को जितना हो सके बचा के ही देखते रहना होगा। हम लोग का आई में एक डायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोपी होता है, एक टेस्टिंग, वो एकदम नजदीक में जाके करना होता है, तो उसको हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं। दूसरा तरीका से हम लोग फंडस, आंख का रेटिना, ये सब चेक कर रहे हैं। जितना नॉन कॉन्टैक्ट टेक्निक है वो सब यूज कर रहे हैं, ऐसे करके सावधानी कर रहे हैं। बाकी लोग भी बहुत माने अपने को बचा के ही ना पेशेंट्स देखेंगे, लेकिन पेशेंट्स को अवेयरनेस, ये हर एक ओपीडी में हम लोग हर एक पेशेंट को वही बोल रहे हैं, उनके अटेंडेंट को बोल रहे हैं कि एकदम अभी फिर से एक लहर आने वाला है। ये बोलना हमको लगता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक बहुत डेंजरस है, वहां पे बोल रहा है बहुत लोग कि ये वायरस किसी का, देखिए इतना डेटा भी आया नहीं है कि हम लोग श्योर शॉट बोल सके कि ये कम हो रहा है या इसका सिम्टम्स कम होगा। मेरे मानना है कि सबको यही बोलना माने सही है कि एकदम उतना ही आप अपने को बचा के रखें, जैसे डॉक्टर साहब भी बोले, एकदम मास्किंग, हाथ धोना, साबुन पानी सबसे अच्छा है, नहीं तो जहां साबुन पानी अवेलेबल नहीं है सैनिटाइजर यूज करें, और नॉर्मल हाइजीन जो वो भी नहीं है तो हाथ तो धो ही सकते हैं ना, पानी नॉर्मल हाइजीन भी अपना ये करे, जैसे मास्क, कपड़ा मास्क यूज कर रहे हैं तो उसको धोए रेगुलरली, उसको ड्राई करे प्रॉपरली, नॉर्मल हाइजीन जो है ना वो सब मेंटेन करे, और नेचुरली इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छा से खाना खाए, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स ले, ये सब नॉर्मल चीजें जो होते रहना चाहिए, और तुरंत से अपने आप दवा ना करें, ये बहुत। डॉक्टर साहब 3 चीजें आई कोरोना के मामले में। एक तो मल्टी ऑर्गन फेलियर, या जिनको बहुत सीवियर डायबिटीज है, बहुत सीवियर हाइपरटेंसिव है, कैंसर है, या इस तरह की बीमारियां, वो लोग में सिवियरिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है और वो लोग ज्यादा मरते हैं। जो लोग नहीं नॉर्मल हैं उनमें कंपैरेटिवली कम है, लेकिन कुल मिलाकर के ये बात फेफड़े पर आ जाती है कि लंग्स ही सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, और लंग्स ही सारी बीमारियों का वो आगे बढ़ाता है और जान ले लेता है। तो ये लंग्स जो है और ओमिक्रॉन जो है, ये ओमिक्रॉन और लंग्स, आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई सिम्टम नहीं देता है नॉर्मल सिम्टम के अलावा? देखिए क्या है, सबसे पहले हमें इस बात से बचना चाहिए कि ओमिक्रॉन कोई नई बीमारी नहीं है। ओमिक्रॉन बेसिकली कोविड का ही एक रूप है। आप इतने सारे म्यूटेशंस और वेरिएंट्स के बारे में म्यूटेशन को नहीं रोका जाता है कि म्यूटेट नहीं हुई है, कोई गुंजाइश नहीं, इसके म्यूटेशन को रोकने की गुंजाइश नहीं है। म्यूटेशन को रोकने की गुंजाइश रोकने की गुंजाइश है। अगर सारे लोग, अगर आप देखिए, एक सवाल ये भी उठता है कि ओमिक्रॉन जो है वो आपका अफ्रीका से क्यों आया, किसी और कंट्री से क्यों नहीं आया। इसके पीछे रीजन ये है कि अफ्रीका जो है सबसे पिछड़ा देश है, कंट्री है, या रादर कॉन्टिनेंट है, गरीबी है वहां पर बहुत ज्यादा। वहां पर आपका अगर वैक्सीनेशन रेट देखिए तो अभी पूरे कॉन्टिनेंट में 10% लोग भी नहीं हैं जो कि वैक्सीनेट हुए हैं, कंपेयर टू अगर आप देखिए यूरोपियन कंट्रीज देखिए, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, यूएस देखिए, कनाडा देखिए, वहां पर काफी ज्यादा वैक्सीनेशन रेट है। अब क्या है कि वैक्सीनेशन कहीं ना कहीं पर आपको एक तरह से इम्यूनिटी प्रदान करता है और आपको इन्फेक्शन होने से बचाता है, एटलीस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन होने से बचाता है। और अगर इन्फेक्शन होने से बचेगा तो कहीं ना कहीं पे उसका ट्रांसमिशन पर भी ब्रेक लगेगा और ट्रांसमिशन रुकेगा। इसी तरीके से अफ्रीका में चूंकि गरीबी है तो उसके कारण हाइजीन भी वहां पे पुअर है, और HIV रेट भी जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज में सबसे ज्यादा है। तो ये भी एक हाइपोथेसिस है कि चूंकि वहां पे इम्यूनिटी कम होने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो इसके कारण जब इम्यूनिटी कम रहती है आपकी, एंड अगर आपके अंदर कोई वायरस का ट्रांसमिशन होता है तो उसका म्यूटेट होने का खतरा ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वैक्सीनेशन को हम लोग को नजरअंदाज नहीं करना है। अभी भी इंडिया में बहुत सारे लोग जो हैं जिन्होंने पहला वैक्सीन भी नहीं लिया है और सेकंड वैक्सीन लेने में डर रहे हैं। अभी आपने बोला कि जो जिन्हें डायबिटीज रहता है, अनकंट्रोल डायबिटीज रहता है, कैंसर की समस्या रहती है, हाइपरटेंशन की समस्या रहती है, देखिए ये कोविड नहीं, किसी भी इन्फेक्शन पर ये बात इंपॉर्टेंट है। कोई भी इन्फेक्शन होगा, टीबी होगा या फिर कोई और बीमारी होगी, नॉर्मल जैसे स्वाइन फ्लू होता है या कोई भी बीमारी होती है जो इन्फेक्शियस कंडीशन है, वो आपके उन्हीं लोगों को ज्यादा प्रभावित करती है जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिन्हें पहले से अनकंट्रोल डायबिटीज है, CKD है, क्रोनिक किडनी डिजीज है, क्रोनिक हार्ट डिजीज है। तो
इसका बचाव क्या है? एक तो ये है कि आप अपनी बीमारी को कंट्रोल में रखें। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें डायबिटीज होता है, वो नज़रअंदाज करते हैं, घरेलू उपचार के चक्कर में रहते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा सजग हो जाना चाहिए, अपनी शरीर के प्रति सजग रहना चाहिए, अपनी बीमारी के प्रति सजग रहना चाहिए, डॉक्टर्स से नियमित रूप से मिलना चाहिए। कई बार अभी क्या होता है कि जो पेशेंट जिन्हें काफ़ी लंबे समय से फेफड़े की बीमारी थी, फेफड़ा कमज़ोर था, वो लोग अभी आ रहे हैं, वृद्ध हैं, बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोगों का तो फेफड़ा कमज़ोर है, हम लोग अभी वैक्सीन लेने से डर रहे हैं, वैक्सीन नहीं लिए। सबसे ज़्यादा जरूरी तो इन्हीं लोगों को वैक्सीन लेना है। जो लोग ज़्यादा कमज़ोर हैं, जो लोग ज़्यादा बीमार हैं, उन्हें ही सबसे ज़्यादा कोविड या किसी भी अन्य इन्फेक्शियस बीमारी से सबसे ज़्यादा खतरा तो उन्हीं लोगों को है। जो बेचारा 20-22 साल का लड़का है, 25 साल का लड़का है, जो कि हेल्दी इंडिविजुअल है, उसमें तो बहुत ज़्यादा लाइक्लीहुड है कि वो हो सकता है लेस फॉर्म ऑफ सीवियर इलनेस से वो आपका ग्रसित होगा और निकल करके बच जाएगा। बट जो लोग बड़े बुजुर्ग हैं, जो लोग कमज़ोर हैं, जो कि फ्लेल हैं, उन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारे लोग आते हैं कि इन्हें तो कैंसर है, इन्हें तो किडनी की प्रॉब्लम है, इन्हें वैक्सीन दिलाएं कि नहीं दिलाएं, ये वैक्सीन झेल पाएंगे कि नहीं। अरे जब कोई बच्चा जन्म लेता है, उसे भी आप वैक्सीन देते हैं, उससे ज़्यादा कमज़ोर कौन होगा? बट वैक्सीन तो प्रोटेक्शन के लिए है। तो एक बार आपके माध्यम से ये भी मैं कहना चाहूँगा कि घर में बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, चाहे उनकी उम्र 90 साल ही क्यों ना हो, चाहे उन्हें किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, जरूर आप जाकर के वैक्सीन लें और वैक्सीन लेने की सलाह सभी को दें। वैक्सीनेशन अगर आप देखें तो अभी कुछ डेटा, नए डेटाज आ रहे हैं, यूके से डेटा आ रहा है, बाहर के कंट्रीज में तो अब बूस्टर डोज भी लगना शुरू हो गया है। तो बूस्टर डोज भी जो अभी आया एस्ट्राजेनेका, जो कि हमारे देश में कोविशील्ड के नाम से दिया जा रहा है, उसमें भी देखा गया है कि जिन लोगों ने बूस्टर डोज लिया है उनकी इम्यूनिटी बढ़ी है और उसमें भी ओमिक्रॉन ये सबसे 75% उन्हें प्रोटेक्शन अकॉर्ड किया गया है। तो कहीं ना कहीं पे वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, एक सवाल और बनता है, तो क्या इम्यूनिटी टेस्ट हर किसी को कराना चाहिए जिन लोगों ने डबल वैक्सीन ले लिया उनको? नहीं, ऐसा कोई भी गाइडलाइन नहीं है। सबसे पहले नहीं कराएंगे तो हम बूस्टर डोज क्यों लें? नहीं, बूस्टर डोज की तो बात ही नहीं हो रही है अभी इंडिया में। बूस्टर डोज वहां के लिए है जहां पर आप सारा पॉपुलेशन को मीटिंग चल रही है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, बूस्टर डोज की बात तब आती है जब आप क्या कहते हैं, सारे पॉपुलेशन को एक बार एटलीस्ट वैक्सीनेट कर लें। अब जहां तक बात है इंडिया की, हाँ, यहाँ पे बिल्कुल मीटिंग चल रही है, हम लोगों के बीच में भी डिस्कशन हो रहा है कि क्यों ना ऐसे लोगों में जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिन्होंने वैक्सीन ऑलरेडी ले चुका है, जैसे कि वृद्ध हो गए या फिर जिन्हें कोई कोमॉर्बिडिटी है पहले से, जो कि हाई रिस्क पर है, उन्हें क्यों नहीं बूस्टर डोज दिया जाए। तो इस पे चर्चाएं चल रही हैं। बट ये जो फैसला है ये अल्टीमेटली गवर्नमेंट का है, क्योंकि इंडिया जो है वो रिसोर्स पुअर कंट्री है। तो इसमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि बाकी जितने लोग हैं, जो भी आपके सोसाइटी के जो सबसे नीचे पायदान पे जो लोग हैं, वो लोग वैक्सीनेट हुए हैं कि नहीं। क्योंकि जिस तरह से अभी जो मैंने अभी डिस्कस किया कि जब तक पूरी दुनिया में एक सिंगल आदमी भी ऐसा रहेगा जो कि आपका जिसकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है, जो वैक्सीनेट नहीं हुआ है, खतरा आपका बना हुआ रहेगा। आप पूरी दुनिया में, अब अमेरिका है, चाहे आपका यूरोपियन कंट्रीज है, आप सबको को वैक्सीनेट कर दिए, बूस्टर ले लिए, लेकिन आपका ओमिक्रॉन कहां से आया? एक ऐसे देश से आया जहां पे वैक्सीनेशन रेट बहुत कम है। तो म्यूटेशन की संभावना हमेशा बनी हुई रहेगी। अगर आप लेकिन कोविड आया कहां से, यह भी सवाल है। साउथ अफ्रीका से तो नहीं आया था। नहीं, कोविड बिल्कुल आपका ये इसके कंट्रोवर्शियल है ये। लेकिन अगर कोविड आया और इस तरह से अभी आगे आने वाले समय में अगर आप नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो आगे आने वाले समय में और भी। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ सारी बीमारियां जो है, बड़ी बीमारियां ज्यादा जान लेती हैं, सब विदेश से ही आई हैं। हमारी अपनी कोई बीमारी है, एड्स भी हम विदेश से लेकर के आए हैं जी। खैर, ये अखिलेश जी, एक तो बच्चों में जो विकास के लिए सबसे अनिवार्य चीज माना जाता है वो है स्पोर्ट्स। और बच्चे खेलेंगे नहीं तो आप जो पढ़ाएंगे वो न दिमाग में जाएगा और न उसको गुण पाएंगे, समझ पाएंगे। क्या स्थिति है स्पोर्ट्स की पिछले 2 सालों से आपके यहाँ? लगभग नहीं, स्पोर्ट्स तो नहीं है सर, लेकिन जितने जैसे योगा के कुछ आसन हैं, प्राणायाम हैं, रेगुलर बेसिस पर इनकी पीरियड लगी हुई है। जो गेम टीचर हमारे हैं, पीएचई हैं, वो करवाते हैं, क्योंकि उसमें प्रोटोकॉल फाइनल ये करते हैं जी, प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। तो घर में तो एक बच्चा सर अपना पर्सनली अकेला कर रहा है। हाँ। और ग्रुप में बच्चे हर घर से कर रहे हैं। हाँ। और नहीं, स्कूल में भी करते हैं क्या? नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत खतरनाक तो फिजिकल डिस्टेंसिंग। हाँ, वो जो चला। हाँ। तो स्पोर्ट्स में सर एक दूसरे से मिलेंगे, फिर उसके बाद एक दूसरे पर गिरेंगे, बहुत तरह के गेम हैं। और फिर बच्चे भीड़ में होंगे देखने के लिए, फिर बच्चे ऑडियंस के रूप में बैठेंगे।
तो इस प्रिकॉशन के तहत घर में ही बेहतर है कि योगा प्राणायाम है जितना हो सकता है उसके 2-3 पीरियड लगे हुए हैं जो पीएचई टीचर उसको करवाते हैं। घर में माता पिता भी साथ में करते हैं जब ऑनलाइन होता है। तो आप तो प्रिपरेटरी से लेकर के 12 तक पढ़ाते हैं जी। तो जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं जी बच्चों का जो स्कूल नहीं आ रहे हैं 2 साल से, जी, उनके गार्जियंस का क्या कंप्लेन है? बच्चों को वो भी खेलने नहीं जाने दे रहे हैं इसलिए कि प्रोटोकॉल भी है, वो भी डर रहे हैं जी। और स्कूल भी मना कर रहा है कि उनको ये करने दीजिए। टीवी देख रहे हैं तो टीवी में मना कर रहे हैं, तो उनको कैसे आप लोग तो संभालते एक तो मीटिंग होती है सर, जिस क्लास के जो क्लास टीचर हैं वो मीटिंग मंथ में 2 बार 3 बार कर लेते हैं पेरेंट्स से। पेरेंट्स का बिल्कुल साफ मना किया हुआ है कि सर हैं? जब पीटी तक भी ऑनलाइन ही करते हैं? पीटी तो भी बंद है सर। पीटीएम नहीं करते हैं? जी नहीं। पीटीएम भी नहीं करते हैं? पीटीएम तो होता है सर, हाँ, पीटीएम पीटी ऑनलाइन बंद कर दिए हैं? जी। पीटीएम जो होता है तो हाँ। पीटीएम ऑनलाइन ही करते हैं? नहीं, पीटीएम में हम लोग बुलाते हैं इस तरह से जिसे रोल नंबर 1 to 20 हमारे वो जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसको 20 मेंटेन करके अपना बिल्कुल। कर सके। एक कमरे में 12 बैठे ऐसे। तो हमारे यहाँ जैसे 500 बैठने की कैपेसिटी है तो उसमें हम लोग 24 बैठा लेते हैं। तो उस तरह से करके टाइम मैनेज करके उसको कर लेते हैं, जरूरी पड़ा तो। पूरे तो ग्रुप में क्या आपके यहाँ निर्देश गया है कोविड ये प्रोटोकॉल के बारे में? पूरे ग्रुप में निर्देश जो झारखंड गवर्नमेंट का एडवाइजरी, हाँ, उसको हम लोग पालन कर रहे हाँ, हैं। हाँ। पेरेंट्स पूछते भी हैं कि ये स्कूल ऐसा कर रहा है, ये स्कूल ऐसा कर रहा है। बोले कि देखिए हम अपनी स्कूल की बात करें और आपके बच्चे जहां अभी पढ़ रहे हैं उसकी बात हम लोग करें। कौन स्कूल नियम का पालन करे या उल्लंघन कर रहा है उनकी जिम्मेवारी बनती है। जी। लेकिन हमारे यहाँ हम बच्चों के बीच में हैं तो हमसे बच्चों को खतरा है, बच्चों से हमको भी खतरा है, क्योंकि कोई दूसरे को समझ नहीं पा रहा है कि एक किस तरह का पेशेंट है या क्या है। डॉक्टर साहब एक चीज जानना चाहते हैं आपसे कि एक आम धारणा है, चलते फिरते बहुत सीरियसली लोग कहते हैं जो लोग सिगरेट और शराब का सेवन करते रहे उनको कम हुआ है। मजाक नहीं है, बहुत सीरियसली बोल रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं। है ना, उनको कम हुआ भी तो मरे नहीं है। इस तरह की चर्चाएं तो होती ये हम जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं अपने दर्शकों को आपके माध्यम से। नहीं, देखिए क्या है, इसमें सिगरेट जो है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हानिकारक होता है, फेफड़े को भी कमजोर करता है, इससे कई सारी बीमारियां होने का भी खतरा रहता है, जैसे कि कैंसर है, COPD है। लेकिन एक शुरू में हम लोग जरूर ये बोलते थे कि अगर आपको COPD है या ब्रोंकियल अस्थमा है तो आपको कोविड का ज़्यादा खतरा है क्योंकि आपका फेफड़ा कमजोर है। बट ऐसी स्टडीज़ आई हैं जिसमें देखा गया है कि इन लोगों को नॉर्मल लोगों की अपेक्षा ज़्यादा खतरा नहीं उत्पन्न हुआ है। सिगरेट प्रोटेक्शन प्रदान करता है, इस पे ये चर्चा का विषय है क्योंकि इस पे अभी और ज्यादा रिसर्च आना बाकी है। ऐसा जरूर है कि सिगरेट के कारण कुछ बीमारियां जो होती हैं उनका होने का चांसेस कम रहता है, जैसे सार्कोइडोसिस, ये सब है, ये एक नॉन इन्फेक्शियस बीमारी है। और लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो सिगरेट इसके लिए कि कोविड से बचने के लिए कि अगर आप मुझे सलाह देने बोले और ये सलाह बिल्कुल नहीं दिया जा सकता है कि सिगरेट पिए और इससे कोविड से बचें। जमा हो जाता है उसमें और वो फेफड़े के छेद को बंद कर देता है, सांस लेने में सुविधा होती है। वैसे भी बहुत जल्दी हाँफते हैं वो लोग, बहुत ज्यादा पसीना होता है उन लोगों को, तो देखा हुआ है। कोविड के मामले में जो कहा इसलिए हमने आपसे पूछ लिया कि जो लोग शराब और सिगरेट के सेवन करने वाले लोग हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता होता। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसी गलतफहमी में बिल्कुल भी ना रहे। और दूसरा एक चीज और सवाल उठता है, 1 साल के बच्चे का डेथ अभी रिपोर्टेड है जमशेदपुर में, तो यह माना गया कि जो सामान्य कोविड है डेल्टा वेरिएंट, तो ये सब में बच्चे नहीं प्रभावित हुए, प्रभावित हुए भी तो उनका डेथ नहीं हुआ। एक कैजुअलिटी की बात अभी हाल में आई है, तो बच्चे उससे कितने प्रभावित होंगे? इसलिए कि बच्चों के लिए वैक्सीन के बारे में अभी सोचा ही जा रहा है, वैक्सीन तैयार है, आ गया है, लेकिन बच्चों के लिए कैसे सावधानियां बरती जाए? देखिए, बच्चों के लिए जब तक वैक्सीनेशन नहीं होता है तब तक बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। इसके पीछे 2 रीजन है। देखिए, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में आप बड़ों से फिर भी उम्मीद कर सकते हैं, जो बहुत ही ज्यादा छोटे बच्चे हैं उन्हें बताना, उन्हें सिखाना बहुत ही मुश्किल है। मास्क लगाना ही अपने आप में बहुत मास्क लगाना हम लोग का दम फूलने लगता है, बड़ा दूसरे की चैलेंज बात है। छोड़िए। और दूसरा क्या है कि अगर देखिए क्या होता है ना कि घर में अगर किसी एक को सर्दी खांसी हुआ तो आप उसे, कोई अडल्ट है तो आप उसे अलग कर सकते हैं। कोई अगर 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, और अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, जो कि अभी भी इंडिया में काफी जगह फॉलो किया जाता है, और वैसे केस में अगर किसी को बच्चा को अगर कोई सर्दी खांसी हो गया तो वो हर किसी के गोदी में जाता है, हर चीजों को वो छूता है, जिसे फिर बड़े बुजुर्ग भी छूते हैं, तो ट्रांसमिशन का खतरा हमेशा बना हुआ रहता है। तो इसमें जो वैक्सीन की जो चर्चा हो रही है, अन्य कंट्रीज में कुछ हद तक शुरू भी हो गई है, यहाँ भी ट्रायल्स ये सब चल रहा है। तो एक तो वैक्सीन है,
स्कूल के बारे में तो जितना भी प्रिकॉशन लेना है ये बता ही रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल ही रहा है। इनफैक्ट अब तो काफ़ी सारे बच्चे जो हैं जो कि प्री स्कूल और मे बी लोअर प्रेप अपर प्रेप में रहते हैं, वो उन्होंने तो स्कूल देखा ही नहीं है अभी तक, पिछले 2-3 सालों में उन्हें पता ही नहीं है। तो इसका क्या आगे जा करके क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों के डेवलपमेंट पे, ये भी एक चिंता का विषय है। लेकिन अभी के समय में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें। बच्चों को भी अगर सर्दी खांसी होती है तो तुरंत टेस्ट करें। जहाँ तक मोर्टेलिटी की बात है, देखिए इसको लेकर के बहुत ज़्यादा घबराहट या मास हिस्टेरिया क्रिएट करना गलत होगा। कई बार ये भी उठता है कि वैक्सीन खतरनाक है, वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में भी बात की जाती है। आप जैसा कि आपने खुद ही बोला कि ये एक पहला केस आपको पता चला या पेपर में आया, मीडिया के थ्रू आया। आप सोचिए कि इतने जब कोविड एकदम प्रचंड रूप अपना धारण किए हुए था, जब आपका अप्रैल मई में जो स्थिति थी, उस स्थिति में उस वक्त ऐसा बिल्कुल हुआ है कि घर के सारे लोग जो हैं कोविड से अफेक्टेड हुए हैं, बच्चे भी अफेक्ट हुए हैं। तो अगर आप सोचिए कि अगर लाखों लोग अगर अफेक्ट हुए हैं, उसमें से एक मोर्टेलिटी हो गया जिसके बारे में हमें पूरी तरह से नहीं पता है कि उनको कोई कोमॉर्बिडिटी हॉस्पिटल में या आपके क्लिनिक में कितने बच्चे आए जिनको कि कोविड ये था? देखिए 14, 15, 16 साल की उम्र में, सेकेंड वेव की मैं सेकेंड वेव की बात कर रहा हूँ। 18 साल से कम उम्र के बहुत सारे लोग थे जो कि बच्चे नॉर्मली उनको बहुत ही माइल्ड सिम्टम डेवलप होता है, तो वो लोग नॉर्मली मतलब उन्हें निमोनिया ये सब से ग्रसित नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा सिक नहीं होते हैं, तो इसीलिए वो लोग नॉर्मली डॉक्टर्स के पास वैसे नहीं आते हैं। लेकिन ऐसा बहुत इंसिडेंट्स हुआ है कि पूरा का पूरा घर है जिन्हें कोविड हो गया है, वो अपने बच्चों की भी टेस्ट कराएं, 2 साल 4 साल के बच्चों की भी टेस्ट कराएं, वो लोग भी पॉजिटिव निकले हैं। लेकिन लकली किसी में बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म ऑफ इलनेस ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई कि एडमिट करना पड़ गया हो, आईसीयू की जरूरत पड़ी हो। और ऐसा अगर इंसिडेंस हुआ भी है, यहाँ पर भी स्पेशलाइज सेंटर है, रानी चिल्ड्रन हॉस्पिटल, ये सब में अगर हुआ भी है तो उसकी संख्या बहुत ज़्यादा कम है। डॉक्टर मयूरी, एक चीज़ आप जानना चाहते हैं, आपका बेटा तो स्क्रिप्ट राइटर है, फिल्मी दुनिया में मुंबई में रह रहा है, मुंबई में ओमिक्रॉन भी आया है, तो वहाँ से जो रिपोर्ट करता है, वहाँ से जो सावधानियां बरतता है एज ए डॉक्टर, आपको जो डर लगता है या आप उसको समझाती हैं, क्या है, ये हम जानना चाहते हैं दूसरे लोगों के लिए कि जिनके लोग महानगर में हैं जहां ओमिक्रॉन है, तो उन लोगों को क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए? अभी नहीं कि दौड़े दौड़े हम बॉम्बे चले गए, जाकर उसको बुला के ले आए, जैसे पिछली बार। हम तो एज अ डॉक्टर, एज अ मदर, हम डराते ही रहते हैं उसको कि एकदम सावधान रहो, मास्क पहने रहो हमेशा। तो वो एकदम दरवाजे के पास में उसका मास्क रहता है, दरवाजा खोलने से मास्क अप करता है, सब करता है। बट लाइफ वो हमेशा हमको बोलता है कि माँ पैनिक करने की जरूरत नहीं है, उल्टा हमको वो समझाता है उसका पूरा सब चल रहा है नॉर्मल। तो बॉम्बे देख के आपको पता नहीं चलेगा कि ये है। हालांकि मतलब लोग क्या अभी मैडम कोविड सेकंड फेज के पहले बिहार में जो था, कहीं लग रहा था कोविड है, चुनाव चल रहे थे, बंगाल में लगा कि कोविड है, काम तो चलाना ही भी है, उसी में वही अपने सबको अपने अपने सावधानी अगर अपने खुद से नहीं, यूपी में जो चुनाव हुआ उसके नुकसान बहुत हुए, इतने बड़े पैमाने पर हुए। बिहार में बाद में पता चला, जब चुनाव हो गया उसके बहुत बाद में पता चला क्या गति है वहां पर। तो ये जो सावधानियां हैं, उन सावधानियों से मैंने पब्लिक जो दूसरे को देख करके जो हमको हमारे मन लायक है वो तो तुरंत एडॉप्ट कर लेता है, लेकिन जो कहा जा रहा है कि भाई इसको मेंटेन करिए, वो मेंटेन नहीं करता। नहीं तो ट्रैवल करने में जैसे ऑटो बहुत अच्छा सेफ है, अगर ऑटो ड्राइवर मास्क पे है और खुला है, जितना खुला में आप रहिएगा दैट इज बेटर देन बस की तुलना में ऑटो बेटर है। बंद वाला, हाँ, बस में ज्यादा लोग भी हैं, वो सब, और वो सट के बैठते भी हैं, सीट की भी दूरी भी कम रहती है। हाँ, ओला उबर में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो खिड़की खोल दीजिए, एसी वैसी ना चलाएं, ये सब छोटे छोटे चीज अगर हम लोग करेंगे, और अपना मास्किंग तो है ही है, और दोनों जिस जगह मास्किंग है, अगर एक कोविड पॉजिटिव भी है, चांस बहुत हद तक कम हो जाता है, क्योंकि इतना हम लोग भी सीख रहे हैं। कोविड जब से आया है, एज डॉक्टर्स, एज सोसाइटी, हम लोग भी इवॉल्व हो रहे हैं। तो अभी ज्यादातर पता चला है कि खाना वाना से उतना नहीं ट्रांसमिट होता है, खोल के मुंह खोलकर नाक से मुंह से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, और कोई स्नीज किया, क्या बोलते हैं, छींका, तो ये सब में ज्यादा चांसेस है ये करना। और वो एक्सपोजर के बारे में भी अभी पता चल रहा है कि मिनिमम 15 मिनट आप अगर अचानक से कोविड पेशेंट के साथ आप निकल गए, मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उतना फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सब हम लोग ओवर द टाइम देख देख के समझ रहे हैं, बट वही सबसे इम्पोर्टेंट है मास्किंग, और दोनों साइड मास्किंग है प्रॉपरली, तब वो बेस्ट है। वो खुला एनवायरनमेंट बेटर है देन एनक्लोज्ड बंद वाला घर में ज्यादा लोग से अच्छा है खुला वाला में ज्यादा लोग। मतलब अगर आप वैसे कंपेयर करें, ज्यादा लोग भीड़ से तो बचना ही है,
बट अगर कंपेयर करें तो एक हॉल के अंदर भीड़ और एक स्टेडियम के अंदर भीड़ का थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ऐसे कर करके हम लोग को मतलब सीख रहे हैं, हम लोग भी इवॉल्व कर रहे हैं। तो हॉल चूंकि बंद रहता है, चल के आप जा रहे हैं कहीं पे मत हॉल बैठे। चूंकि बंद रहता है, हाँ, फ्लाइट चूंकि बंद रहता है, एसी Yes. चलता ही चलता है, हाँ। और स्टेडियम खुला रहता है। हाँ, तो स्टेडियम में ये गुंजाइश कम है। हम बोलेंगे नहीं कि स्टेडियम सेफ है, बट आशंका कम है, ये हम कह रहे हैं कि आशंका, आप नहीं बोलिए, हम आपके बदले भी आप में बोल रहे थे, वहाँ आशंका कम है खुलेपन, क्या ऐसा है क्या? नहीं, ये बिल्कुल है। इनफैक्ट एक अभी स्टडी भी आई थी, यूरोपियन कंट्री में एक स्टडी हुई थी जिसमें कि जितने भी लोग वैक्सीनेटेड थे, एक कुछ लोगों ने उसमें से 1000 लोगों ने एक कॉन्सर्ट में हिस्सा लिया और बाकी लोग जो थे वो घर पे बैठ करके अपना थे। और उनमें ये देखा गया कि जो ट्रांसमिशन रेट था, जो वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है, वो जब स्टेडियम में, बड़े से स्टेडियम में भी जब भी कॉन्सर्ट ये सब हुआ तो उसमें इन्फेक्शन रेट दोनों में ऑलमोस्ट बराबर था। मतलब कि जो उस पीरियड में, टाइम फ्रेम में, आपके जो लोग घर पे बैठे हुए थे और जो लोग यहाँ पे थे, तो कहीं ना कहीं पे घूम फिर करके बात जो है एक तो वैक्सीनेशन पे आ जाती है, दूसरी जो है वो आपकी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पे। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि डबल मास्क बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर डबल मास्क लेते हैं तो किसी को कोविड है भी, वो खांसता है, छींकता भी है, तो ट्रांसमिशन होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। और मास्क का मतलब है कि मुंह और नाक ढका हुआ रहे, जो कि एप्रोप्रिएट मास्किंग जिसे डॉक्टर साहब बोल रही थी अभी। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे मास्क तो सारे लोग पहनते हैं, बट वो मास्क जो रहता है वो या तो मुंह के नीचे रहता है या नाक के नीचे रहता है। मास्क तो कानून से बचने के लिए बस तो ये चीज ध्यान देना बहुत जरूरी है। मेरे क्लिनिक में भी जितने लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं कि जैसे ही सामने बैठते हैं वो सीधे मास्क हटा करके एक सांस लेते हैं, लंबी सी सांस लेते हैं कि फाइनली अब आ गए। तो मैं उन्हें खुद ही डराता हूँ, बोलता हूँ देखिए कोविड मुझे भी हो सकता है, सबसे ज्यादा खतरा तो कोविड से मुझे है। तो फिर वो जल्दी जल्दी मास्क पहनते हैं। बट फिर भी ऐसा हम लोग रोज दिनचर्या में देखते हैं, आप भी देखते हैं कि मास्क जो रहता है वो हमेशा नाक के नीचे रहता है। तो वैसे में तो कोई फायदा नहीं है मास्क पहनने सुविधा का। होती है, एक फैक्ट भी है, मैंने हम जो ये फैक्ट भी है, बट देखिए क्या है, हम लोग तो ऑलमोस्ट मतलब 10 घंटा 12 घंटा काम करते हैं। आप देखिए कि लोग जो हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, जो पीपीई पहन के 12-12 घंटा काम करते हैं, तो क्या कीजिएगा, 36 घंटे काम 36 घंटे काम करते हैं। तो गांधीनगर में हमने देखा है। ऐसे में क्या है कि जहां पर जीवन और मृत्यु का सवाल हो, वहां पर सांस लेने की समस्या और ये सब को थोड़ा सा आपको नजरअंदाज करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। एक और चीज जो फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव, ये दोनों वेव एक खास मौसम में आया, और वो मौसम था मार्च अप्रैल का। मई तक ढीला पड़ गया धीरे धीरे, पिछला भी, पहला भी और दूसरा भी। तो तीसरे की भी उसी समय गुंजाइश बनती है क्या? ऐसा कुछ है कि मौसम से कोरिलेटेड है क्या? ये शुरू में ये सब हाइपोथेसिस था कि जैसे ही मतलब आपका गर्मी आएगा तो खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टे की गर्मी जब आया तो और ज्यादा भयावह रूप ले लिया था कोविड जो है। और अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में देखिए तो ऐसा कोई सेट मतलब मई तक तो हमको लगता है खत्म हो गया था, कोई मई में वेव का बहुत ज्यादा वो नीचे चला गया। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा तो आपका मार्च अप्रैल में हुआ था, जो कि गर्मी का समय था। ऐसा तो नहीं हुआ था कि ठंड के समय में बहुत ज्यादा उसी मौसम में क्यों आता नहीं, है? ये देखिए क्या होता है, बहुत सारा चीज क्या होता है कि आपका ये बहुत ही तेजी से फैलने वाला बीमारी है। तो जैसे ही कोई अगर आपका कुछ भी एंटर किया, मतलब कि इन्फेक्शन, तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है और प्लस क्या कहते हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो कि इंडिया में इसे फॉलो करना बहुत ही मुश्किल है या इंप्लीमेंट करना रादर मुश्किल है, तो वैसे केसेस में आपका तेजी से फैलने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। भाई कौन चीज पहन के चले आए, बड़का आप बने नहीं, लेकिन गांव में लोग डरते भी उतना ही है। मेरे गांव में भी मैंने सुना है कि अगर कोई बाहर से उस वक्त अगर कोई बाहर से बंदा आ जाता था कि दिल्ली से आ गया कोई, सावधानी बरती, उस समय उसे गांव के अंदर घुसने नहीं दिया जाता था, बोला जाता था तुम बाहर ही रहो। तो ये चीजें हैं, कुछ चीजें हैं। लेकिन इसमें अभी भी वेदर का मतलब कोई डायरेक्ट इसके ऊपर कोई इफेक्ट है कि मार्च अप्रैल में फिर से आएगा या मतलब ठंड के मौसम में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। हमें सावधानी तो बरतनी है। एक हम लोग बढ़े उस तरफ कि जो वैक्सीन है अगर डबल डोज हो जाता है तो सिवियरिटी की गुंजाइश, कैजुअलिटी की गुंजाइश कमतर होती जाएगी। जो रिपोर्ट्स है उस रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर साइंटिफिक आप बताना चाहें, साइंटिफिक डेटा भी और अपने अनुभव से भी मैं बता रहा हूँ। जितने भी लोग सेकेंड वेव में एडमिट हुए थे, क्योंकि देखिए मेडिकल फैटर्निटी वाले जितने भी लोग थे वो लोग ऑलमोस्ट मार्च तक सब कोई वैक्सीनेट हो चुके थे। मुझे सेकंड डोज मुझे लगता है फरवरी में पड़ गया था, और मुझे लगता है सारे लोगों की स्थिति ऐसी ही थी। और डॉक्टर्स में भी सारे लोग इन्फेक्ट हुए हैं, मैं भी इन्फेक्ट हुआ हूँ।
तो क्योंकि उस समय बचना बहुत ही मुश्किल था, हम लोग रोज 100-100 150-150 पेशेंट देख रहे थे, ओपीडी में राउंड ले रहे थे, तो बचते बचते भी एक सेकेंड वेव में हम लोग सारे लोग इन्फेक्ट हो गए थे। तो इसमें क्या है कि जितने भी लोग जो वैक्सीनेटेड थे उन लोगों में ये बहुत ही मतलब हम लोग का भी अनुभव रहा है, प्लस साइंटिफिक डेटा भी है, बहुत स्ट्रांग एविडेंस है कि उसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत कम रही है कंपेयर टू ऐसे लोग जो कि वैक्सीनेट नहीं है या जिन्हें सिंगल वैक्सीन पड़ा है। बहुत सारे लोगों में ये कंफ्यूजन भी था कि वैक्सीन लिए और हो गया, मतलब कोविड हो गया। ये पूरी तरह से निराधार बात है, क्योंकि ऐसे कई लोगों से मैं मिला हूं, उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनको कि हल्का फुल्का सिम्टम शुरू हो गया था और वो इस डर से कि कहीं कोविड नहीं हो जाए वो उसी वक्त जाकर के वैक्सीन भी ले लिए थे। और प्लस कई बार ऐसा भी हुआ है कि कोविड सेंटर पे जाएं, वैक्सीनेशन सेंटर पे जाएं, तो वहां पर अगर आपका कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मतलब वहां पे नहीं मेंटेन हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन हो रही है, या जहां पे टेस्टिंग सेंटर है वो सारी जगह पर भी अगर मेंटेन नहीं हो रहा है जितना भी प्रिकॉशन लेना चाहिए, तो वो सब सारे जगह भी फैलने का खतरा बना हुआ रहता है। तो वैक्सीन तो डेफिनेटली 2 डोज वैक्सीन की अभी भी उतनी ही जरूरी है जितनी पहले थी, जितना पहला बोला जाता था। अभी भी जैसा डेटा आ रहा है कि नए नए जो वेरिएंट आ रहे हैं उसके मुकाबले भी जो वैक्सीन्स हैं वो काफी हद तक इफेक्टिव हैं। बूस्टर डोज की जहां तक बात है उसके बारे में मैंने पहले भी कहा कि वो हमारा देश है उसमें अभी फ्रीली अवेलेबल वैक्सीन नहीं है। कुछ वैक्सीन जो स्पुतनिक है और कहीं कहीं पे आप जाके परचेज कर सकते हैं, बट उसमें भी आपका आधार कार्ड के साथ लिंक रहता है, तो आप अपनी मन मर्जी से कोई वैक्सीन का बूस्टर डोज नहीं ले सकते हैं। और वो सही भी नहीं है, क्योंकि यूएस का जो डेटा है वहां पर फाइजर, मॉडर्ना ये सब जो यूज किया जा रहा है वो अलग किस्म की वैक्सीन है। यहाँ पर आपकी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है तो ये अलग किस्म की वैक्सीन है। हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो है वो अलग है, जेनेटिक एथनिसिटी जो है हम लोग की अलग है उन लोगों से। तो इसलिए यहाँ पर ये वैक्सीन कितनी एप्रोप्रिएट रहेगी ये जब और डेटा आ जाएगा और जब गवर्नमेंट फैसला लेगी कि कब बूस्टर डोज देना चाहिए, किन लोगों को बूस्टर डोज देना ज्यादा जरूरी है, तो फिर उस समय किया जाएगा। एक और सवाल बनता है कि आप दोनों मेडिकल फील्ड से हैं, जो हैजार्डस काम में रहा है और खास करके हॉस्पिटल में काम करने वाले कर्मचारी हैं, कंपैरेटिवली उनको कोविड कम हुआ है, ऐसा है क्या? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जितने सारे डॉक्टर्स को जानता हूँ, एटलीस्ट जो मेरे कलीग्स हैं, डॉक्टर्स नहीं, जितने पैरामेडिक्स भी हैं, सारे लोगों को हुआ है, सारे लोगों को हुआ है, सारे लोगों को हुआ है, सारे लोगों को हुआ है। लेकिन यही मैं बोल रहा हूँ कि पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, सारे के सारे लोग हॉस्पिटल में, अगर हमारे हॉस्पिटल में 1000 लोग अगर काम करते हैं, 1000 का स्ट्रेंथ है पैरामेडिक, बाकी स्टाफ अलग अलग एरिया में जो काम करते हैं, तो उसमें से मोर्टेलिटी टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज किसी की नहीं हुई है। और मतलब ऑलमोस्ट 90-95% लोग वैक्सीनेटेड थे। कुछ 4-5% लोग ऐसे थे जो कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया, वो उनका अपना पर्सनल चॉइस था, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं वैक्सीन के लिए, बट 95% लोग वैक्सीनेटेड थे। काफी लोगों को एडमिट होना पड़ा, कुछ लोगों को निमोनिया भी हुआ, बट इन जनरल अगर आप नॉर्मल लोग जो कि आ रहे थे, और हम लोग भी पूछ रहे थे कि आपने वैक्सीन लिया है कि नहीं लिया है, क्योंकि उस समय हम लोग भी बहुत ज्यादा चिंतित थे कि वैक्सीन अगर जो लोग नहीं लिए हैं, घर वाले अगर नहीं लिए हैं, तो उन लोगों की क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि इनिशियल फेज में तो आपका वैक्सीन सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ही मिल रहा था। तो वैसे स्थिति में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग जो सीवियर इलनेस से ग्रसित थे, मेरे याद में सिर्फ एक ही को मैं जानता हूं जो कि डबल वैक्सीनेटेड थी, उसके बावजूद उनकी डेथ हुई। और ये मतलब आप समझिए कि मेरे हॉस्पिटल में करीब एडमिशन में टोटल 2000 एडमिशंस हुए थे। मेजॉरिटी एडमिशंस जो थे वो आपका आईसीयू में ही था, क्रिटिकली इल पेशेंट्स ही थे। तो बट उतने सारे लोगों में सिर्फ एक को जानता हूं जो कि डबल वैक्सीनेटेड थी। सीएम एक बार अपने इंटरव्यू में बता रहे थे, जब सेकेंड फेज था, वेव था, उसके तुरंत बाद, कि उनके यहाँ एक बड़े डॉक्टर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उनको कोरोना हुआ था, उन्होंने डबल डोज दिया था, फिर कोरोना हुआ, उनका डेथ हो गया सेकेंड फेज। जिनको कोरोना हो गया है और जिनको ये डबल डोज ले चुके हैं, उनको कोरोना होने और सिविरिटी की कितनी गुंजाइश रहती है? इस पे भी डेटा है, और डेटा बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है कि अगर आपको कोविड हो चुका है तो सेकेंड टाइम कोविड होने का चांसेस कम है, एंड आप 90% चांसेस है कि आपकी मोर्टेलिटी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं पे हर्ड इम्यूनिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मतलब वैक्सीन की इम्यूनिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका नेचुरल इम्यूनिटी है। तो अगर कोविड किसी को हो गया है तो फिर दोबारा कोविड होने का चांसेस जरूर है, बट उसमें मोर्टेलिटी होने की या सीवियर फॉर्म ऑफ इलनेस होने की चांसेस कम है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कोविड एक बार हो चुका है तो आप बब्बर शेर बन जाएं और खुल्लम खुल्ला घूमें,
क्योंकि उसमें ये तो खतरा कह रही है खुल्लम खुल्ला घूमिए, खाली बंद में मत घूमिए। अभी तो नहीं, खुल्लम खुल्ला का मतलब था कि मास्क पहन करके अगर आप कहीं जाते हैं तो खुले इन्वायरमेंट में जाए जहां पर आपका ट्रांसमिशन, बट ऑब्वियस है कि बंद जगह पे ज्यादा होने का खतरा रहेगा। लेकिन क्या है कि अगर कोविड हो चुका है और अगर आप मतलब बब्बर शेर बनते हैं, आप हर जगह घूमते हैं, तो उसमें खतरा क्या है कि एक और सवाल ट्रांसमिट बनता फिर भी है, हो सकता है, वैक्सीनेटेड लोगों से भी दूसरे को हो सकता है। स्कूल्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए और यहाँ के लिए भी, कि जो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जहाँ की बंद किए बगैर कोई गुंजाइश नहीं हो सकती, उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? कम लोग होना चाहिए, कम लोग होने चाहिए, एसी जो डिस्टेंस है, मेंटेन करना एसी चाहिए। बंद है, एसी चले कि नहीं चले, जो सेंट्रल एसी है इसमें उनको चलाने देखिए खुली जगहों पे भी आप खिड़की खोल के रख सकते हैं, आप वेंटिलेशन के यहाँ लिए तो कम खिड़की लोग खोल के नहीं रख सकते हैं ना, नहीं, यहाँ तो कम लोग रह साफ- सकते हैं, एसी बंद करके रख सकते हैं ताकि आपका बार बार साइकिल नहीं हो वो एयर। जितने लोगों का इंटरव्यू लेना है उससे 50% कम कर कम कर दीजिए। मेक श्योर कीजिए कि इंटरव्यू लेने के पहले आप कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट आप क्या कहते हैं, बोलिए कि भाई सर्टिफिकेट आपका हुआ है, आप डुअल वैक्सीनेटेड हैं कि नहीं। जैसे कि जो भी आप फ्लाइट में जाते हैं, कहीं भी ट्रैवल करते हैं, तो अभी जो कि नॉर्म है। अब हम लोग जाएंगे कंक्लूजन की तरफ कि ओमिक्रॉन से बचने के लिए, और कोरोना भी है अभी रिपोर्टेड हो रहा है, इन दोनों से बचने के लिए तमाम लोगों को, इंडिविजुअल्स को, सोसाइटी को, एडमिनिस्ट्रेशन को, स्कूल्स को, हॉस्पिटल्स को क्या करना चाहिए, इस पर हम आप लोगों की राय लेना चाहेंगे। जैसे उन्होंने बताया कि हमारे इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, ये जरूरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे दिमाग से छूटा हुआ था, इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए, और इम्यूनिटी हमारी कमजोर हो रही है, अगर हमको ऐसा फील होता है तो क्या हमको डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, खुद जाकर इम्यूनिटी जांच करा लेना चाहिए? देखिए इसमें क्या है, इम्यूनिटी जो है सिर्फ इसलिए नहीं कि आप मतलब कि आप टाइटर अपना कराएं और देखें कि इम्यूनोग्लोबुलिन डेवलप हुआ है कि नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि उसमें भी स्पाइक प्रोटीन होता है जिसका एस्टिमेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि हेल्दी लाइफस्टाइल जीना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सही समय पर खाएं, एप्रोप्रिएट भोजन करें, पूरी तरह से न्यूट्रिशियस डाइट लें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, प्राणायाम करें, ये सारी चीजें करें, नींद पूरी करें। 8 घंटे की 7 घंटे की नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेस न लें लाइफ में। और अगर ये देखिए, ये आपका सवाल बहुत, कोई स्ट्रेस लेना नहीं चाहता। स्ट्रेस नहीं 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 नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं। अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास जाइएगा तो वो आपको बताएंगे कि बहुत सारे लोग बिना मतलब का भी स्ट्रेस लेते हैं। लेकिन हमारे पास जितने साइकिलिस्ट आए हैं सबको हमने यही सवाल किया कि कौन लेता है, कौन लेना चाहेगा भाई? नहीं नहीं, बहुत सारे कौन खरीदना नहीं चाहेगा? नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें स्ट्रेस लेने में एंजॉय करते हैं। वो डीएनए है, उसका डीएनए है कि वो स्ट्रेस ले लेता अब देखिए है। कोविड के कारण पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बहुत कॉमन हो गया है कि बहुत सारे लोग, जैसे कोविड में देखे तो सबकी आपके भी बहुत जानने पहचानने वाले सीरियस हुए होंगे, बट आप उतना स्ट्रेस नहीं लेते हैं, आप बहुत कूल रहते हैं, आप उतना टेंशन नहीं लेते हैं। बहुत सारे मैंने देखा है कि 16-17 साल के बच्चे हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लग गए हैं, जो कि बहुत ज्यादा डर गए हैं। लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं जानता हूं डीएनए भी एक बहुत बड़ा कारण बिल्कुल है। बिल्कुल इसकी वजह से बिल्कुल उसका- बिल्कुल बिल्कुल उसका जो पर्सनालिटी पूरा का पूरा शरीर का बना हुआ है उसमें अपने आप आ जाता है। हमारे घर में सब लोगों को हुआ, हमको नहीं हुआ, 2 बच्चों को नहीं हुआ, क्या करिएगा उसका? हमने सबकी सेवा की, सब ठीक हो गए, बाद में भी नहीं हुआ हमको। ऐसे बहुत घर थे सर, सारे परिवार पड़ गए, सिंगल एक बच गया। हाँ हाँ हाँ। स्ट्रेस नहीं लेने का एक्सरसाइज भी एक इम्पोर्टेंट है, नींद पूरी करना। और आपका स्कूल्स में बच्चों को आने देने की गुंजाइश कितनी बन रही है? छोटे बच्चे जो है एकदम परेशान हो गए हैं, खेले भी और स्कूल में, क्या गुंजाइश बन रही है? 1 मिनट जी, थोड़ा सा डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब से पूछ के तब फिर इस सवाल का जवाब दें। इसका 2 पक्ष है। कोविड के साथ हमें जीना भी है। आप पूरी तरह से सब कुछ बंद नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक स्कूल देखा ही नहीं है 2 साल से। इसका उनके सोशल डेवलपमेंट पे क्या असर पड़ेगा, जो कि बच्चों का आपस में मिलना जुलना, खेलना भी बहुत जरूरी है। तो ये आप अगर यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो वहां पे स्कूल उन लोगों ने खोल दिया था, उन लोगों ने एजुकेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंट माना था, बट उसके कारण वहां पे भी आप देखिएगा कि 3rd वेव 4th वेव सारे वेव्स आए, जो कि हमारा कंट्री उससे बचा हुआ है। तो ये डिबेटेबल टॉपिक है। इस पे अगर आप एक डॉक्टर की राय लें, हाँ, डॉक्टर की राय लें जिन्होंने बहुत ही क्लोजली, मैंने देखा है आईसीयू में लोगों को मरते हुए, यंग लोगों को भी, तो मैं इससे पक्ष में नहीं हूं कि पूरी तरह से स्कूल को ओपन कर देना चाहिए, खासकर तब तक जब तक बच्चों को वैक्सीनेट नहीं किया जाए। तो बाकी ये डिबेटेबल टॉपिक। एडवाइस, एक लाइन में एडवाइस, 1 मिनट बचा हुआ हमारे पास। एडवाइस मैं बोलूंगी, जो बिहेवियर हम लोग पहले दिन से बोल रहे हैं वही मेंटेन करिए। मास्क अप कीजिए, हाथ प्रॉपर्ली साबुन पानी से धोए, स्टेरिलाइजर कैरी करें और भीड़ से बचें। वैक्सीनेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर अभी तक आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो अत्यंत शीघ्र वैक्सीन ले लें। घर में बड़े बुजुर्ग किसी भी तरह की बीमारी से ग्रसित हों, कितने भी सीरियस फॉर्म ऑफ इलनेस से, प्लीज उन्हें वैक्सीनेट कराइए। अखिलेश जी, माता पिता अपने बच्चों को प्रॉपर केयर करें, ध्यान दें,
विद्यालय भेजें, सावधानी से भेजें और घर पे उनकी पढ़ाई बाधित ना हो, इसलिए प्रॉपर व्यवस्था घर में समय की हमारा जाए। खत्म हुआ, लेकिन जो प्रोटोकॉल भी है इसका ये कोविड बिहेवियर वो मेंटेन करें। बीच बहस में आज तो इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। धन्यवाद।